हाय गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि 20,000 एमसीक्यू सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी, इससे आपको बहुत मदद मिल रही होगी। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल ही आपसे डिस्कस किया था कि हमने जो है 700 एमसीक्यू सीरीज जो है एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। तो आज से जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएं और उसी से जो है रिलेटेड 10 से 15 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करें, ताकि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको चीज समझ में रहे। लास्ट हमने 700 जो है क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 701 क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उससे पहले, जैसा कि मैं हर रोज कहती हूँ कि आपको वीडियो में आना है, हर वीडियो को अटेंड करना है और उसे लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का हमारा क्या है। ओके, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज। अगर आपसे पूछा जाए कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है तो इकोनॉमी या फर्म जो कैपिटल एक्चुअली उस टाइम यूज कर रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास कैपिटल लॉस, प्रोडक्शन कॉस्ट, डेट वेट लॉस या डेप्रिसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, डेप्रिसिएशन थोड़ा सा आपको अलग लगेगा कि वाई डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन ऐसी कॉस्ट होती है जो एक्चुअली कंपनी बेयर नहीं कर रही होती है। जो कैपिटल वो यूज कर रहा होता है, जो भी एसेट उसने प्लांट एंड मशीनरी लगाई होती है, वो उसमें से धीरे धीरे निकल रही होती है वैल्यू। इसीलिए जो कैपिटल हम बात करते हैं इकोनॉमी या फर्म जो है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान यूज कर रही होती है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड by an economy or a firm in the production process is known as depreciation। इतनी चीज क्लियर है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। चलिए, एक न्यू टॉपिक आपको इससे पता चल गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु propounded the opportunity cost theory of international trade। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम लोग बात करते हैं, हमें बताना है कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड ये थियोरी किसने propound की थी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास रिकार्डो, मार्शल, हेक्टर एंड ओलिन या हेबलर। आपको बताना है कि इनमें से किस इकोनॉमिस्ट ने हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो हमें प्रोपाउंड किया था। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा हेबलर है उसने जो है ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। हेबलर प्रोपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसमें जो बेसिक उन्होंने चीज बोली थी, द थ्योरी डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आया है, किसके कंपैरिजन में वो बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन दैट हैज टू बी फॉरगॉन फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी इन क्वेश्चन। उस कमोडिटी को बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या ऑल्टरनेटिव जो प्रोडक्शन है रोकी है, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द डिमांड फॉर अ गुड, जो आज का जो मेन टॉपिक है वो इलास्टिसिटी है, तो क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलास्टिसिटी से ज्यादा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी। चाहे वो डिमांड से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम इलास्टिसिटी से रिलेटेड हो, तो इलास्टिसिटी आज हम कवर करेंगे। 10-15 क्वेश्चन देखेंगे उससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक। यहाँ पे बात है इन इलास्टिक की। एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द गुड टू। चलिए, बेसिक एक बार आपको फटाफट से बता देती हूँ, इलास्टिक या इन इलास्टिक में फर्क क्या है। इलास्टिसिटी की बात करें तो वहां पे जो बात रहेगी, अगर हम लोग बात करें कि गुड जो है इलास्टिक है, इसका मतलब ये है कि प्राइस में कोई भी फर्क आए, प्राइस चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उसका जो इफेक्ट है गुड्स पे वो बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, और रही बात इन इलास्टिक की, ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट, प्राइस चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, उसका गुड्स पे कोई भी असर नहीं ज्यादा देखने को मिलता है, दैट बिकम्स इन इलास्टिक। यहाँ पे आपसे बात की गई है इन इलास्टिक की। आपसे वो कह रहा है कि अगर एक गुड जो है उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड जो है उसकी इन इलास्टिक है, ठीक है, आपसे इन इलास्टिक डिमांड पूछी गई है। आपसे वो कह रहा है कि इंक्रीज इन इट्स प्राइस, अगर उस इन इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका इफेक्ट एक कंज्यूमर की टोटल खर्चे पे क्या पड़ेगा। मैं एग्जांपल आपको इमीडिएटली दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं टोटल जो है 100 रुपए पहले खर्चती थी कोई सारा अपना नेसेसिटीज का सामान खरीदने के लिए। अब उसमें जो है सॉल्ट का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए से बढ़ गया है। पहले सॉल्ट का प्राइस 100 रुपए के अंदर इंक्लूडेड था, लेकिन आज जो है वो उसमें 5 रुपए की जो है इंक्रीज हो गई है प्राइस में। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है ऑटोमेटिकली 5 रुपए से बढ़ जाएगा।
क्योंकि सॉल्ट मेरा एक नेसेसिटी है, चाहे उसके प्राइस बढ़े कम हो, मुझे उसकी डिमांड जो है वो ऑल द टाइम रहेगी। तो अगर इन इलास्टिक गुड की डिमांड बढ़ती है तो उससे जो है, अगर इन डिमांड जो है इन इलास्टिक गुड की बात करें और उसका प्राइस बढ़ गया है तो टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, वो उसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने पर्टिकुलर टॉपिक इलास्टिसिटी का उठाया है, आपको सारी चीजें से क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दी हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो हमारी स्लीपिंग लाइन बेसिकली होती है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। अगर आपसे कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताना है कि एक जो हॉरिजॉन्टल कर्व लाइन होती है जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस से, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस हिसाब से रहती है। ऑप्शन है आपके पास 0, इनफाइनाइट, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इंफिनिटी। बहुत सिंपल है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में जो है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट रहती है, अनंत में रहती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो इस तरीके से वर्टिकल रहे तो क्या केस रहेगा, अगर हमारी जो डिमांड कर्व है वर्टिकल हो, वर्टिकल पोजीशन में हो, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके अगर पैरेलल हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 रहेगी और हॉरिजॉन्टल के केस में डिमांड जो है इंफिनिटी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ दी। हम सबको पता है कि ये अगर हमारी एक डिमांड कर्व है, हमें पता है कि वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड फॉल करती है, ये हमें पता है। हमें बताना है कि वो किस वजह से, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं कि वो डाउनवर्ड फॉल करती है राइट की तरफ। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये सारे के सारे ही फैक्टर्स जो हैं हमारी डिमांड कर्व के डाउनवर्ड फॉल का जो रीजन है। देखिए मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ ये चीज। इसमें क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि एक एक्स्ट्रा जो है मार्जिनल एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके मुझे क्या यूटिलिटी मिल रही है, क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। डिमिनिशिंग का मतलब है कि मैं जैसे जैसे मेरा पेट धीरे धीरे भरता रहता है, जब मैं एक एक रोटी और खाती रहूंगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरा एक्स्ट्रा रोटी खाने से पेट नहीं भरेगा, मुझे उससे उल्टा तबीयत खराब होगी। दैट टेल्स यू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मार्जिनल यूटिलिटी हर नई चीज को कंज्यूम करने से उसकी जो एफिशिएंसी है वो गिरती रहती है। ठीक है, उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। हमें पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, टी एंड कॉफी ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। टी की प्राइस बढ़ते ही जो हमारी कॉफी की डिमांड है वो जो है बढ़ जाएगी, तो ये क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो इसकी वजह से भी हमारी स्लोप जो होती है डाउनवर्ड कर्व होती है। इनकम इफेक्ट हम सबको पता है, इनकम बढ़ती है हमारी पर्चेसिंग पावर बढ़ जाती है, हमारी जो डिमांड है गुड्स के लिए वो बढ़ जाती है। यहाँ पे बात है फॉल इन प्राइस, जैसे ही प्राइस गिरता है उसका उल्टा इफेक्ट देखने को मिलता है। प्राइस गिरते ही हमारी इनकम तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आने लगता है, क्योंकि हमारे पास इनकम तो उतनी है लेकिन प्राइस के गिरने से हमारे पास अब पैसे ज्यादा बच जाएंगे कोई और नया सामान खरीदने के लिए। उल्टा ही रिलेशन होने की वजह से ये अगेन डाउनवर्ड फॉल करती है। इतनी एक्सप्लेनेशन आई थिंक इनफ है, आपको पॉइंट समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनकम इलास्टिसिटी। चलिए बात है यहाँ पे अब इनकम इलास्टिसिटी की, ये मैं हटा देती हूँ। चलिए अब आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर दिखेगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, आपको बताना है कि अगर मांग की, यहाँ पे बात है इनकम इलास्टिसिटी की। ठीक है, इनकम की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए इकोनॉमिक्स में हम लोग इनकम को हमेशा वाई से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है वो हमें क्या बताता है। हमें पता है कि इनकम जो है नॉर्मली अगर बात करें इलास्टिसिटी की, तो हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है ड्यू टू चेंज इन इनकम। चलिए तो यहाँ पे एक बेसिक अगर मुझे मीनिंग क्लियर है तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगी ऑप्शंस में। मुझे बताना है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। जहां पे क्वांटिटी का फर्क क्या पड़ता है, क्वांटिटी में क्या चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, ऑप्शंस देख लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम, क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, प्राइस टू अ चेंज इन इनकम, या इनकम टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने आपको मतलब इसका बिल्कुल क्लियर कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन ए।
अगर यहाँ पे मुझे प्राइस इलास्टिसिटी पूछा जाता तो क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस जो होता मेरा यहाँ पे करेक्ट होता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, द सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू, अगर हम लोग बात करें किसी वस्तु की पूर्ति की, सप्लाई से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपको बताना है सप्लाई से क्या मतलब होता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, टोटल स्टॉक इन द वेयर हाउस, उसके बाद है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड या क्वांटिटी ऑफ अ गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट एट टाइम। देखिए, सप्लाई वो नहीं है कि हमारे पास सेल के लिए स्टॉक रखा है, हमने वेयर हाउसेज में स्टॉक इकट्ठा करके रखा है, या हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन तो हम लोग 1000 यूनिट की करते हैं, लेकिन जो सप्लाई हो रही होती है वो एक टाइम पे 1000 की तो नहीं होती है। तो सप्लाई बेसिकली क्या होता है, वो क्वांटिटी जो बिल्कुल हम लोग रेडी होते हैं बेचने के लिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अ गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे किसका रिलेशनशिप पता चलता है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी जो सप्लाई की है और उस पॉइंट पे हमारी प्राइस ऑफ अ गुड क्या थी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव गिवन अप इज कॉल्ड। अगर हम लोग बात करें कि एक की हमें प्राइस दी गई है किसके टर्म्स में, किसी और के ऑल्टरनेटिव के टर्म पे, कि हमने उसको गिव अप कर दिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास, रियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिजिकल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल है, अब आपको ये बेसिक टर्म समझ में आने लग गई होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमने एक ऑल्टरनेटिव के लिए जो है हमने करंट जो प्रोडक्ट चूज किया है वो हमने किसी को छोड़ के चूज किया है, तो वो जो कॉस्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग वो प्रोडक्ट भी चुन सकते थे, लेकिन हमने उसको छोड़ के जो है हमने पहले वाला प्रोडक्ट जो अपना चूज किया है, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अज्यूम करना है यहाँ पे कि एक कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर, चलिए मैं आप पहले यहाँ से हटा देती हूँ। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको क्लियर समझा सकती हूँ मैं। अज्यूम करना है दैट कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम और नंबर ऑफ सेलर्स जो है इन द मार्केट फॉर गुड एक्स बोथ फॉल्स। मतलब एक गुड की बात हो रही है यहाँ पे एक्स, वो आपसे कह रहा है कि उस पर्टिकुलर गुड के लिए कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी फॉल कर गई है, और इसके जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं, नंबर ऑफ सेलर्स भी इसके लिए जो है फॉल कर गए हैं। तो इस चीज से हमें क्या पता चलेगा इक्विलिब्रियम में। देखिए, अगर उसकी इनकम भी फॉल हो गई है तो प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज पे यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स भी गिर गए हैं। अगर देखिए सिर्फ कंज्यूमर की इनकम की बात करते तो इससे क्या फर्क पड़ता, इससे हम लोग क्या करते हैं, इनकम कम हो गई है तो हम लोग प्राइस को इंक्रीज करके जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी ला सकते थे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट एक और है कि नंबर ऑफ सेलर्स भी जो है वो भी फॉल हो गए हैं, दोनों सिचुएशन इकट्ठी आ गई है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी कि क्वांटिटी जो है इस वजह से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इफेक्ट जो मेन होगा, नंबर ऑफ सेलर्स कम हो गए हैं, क्वांटिटी इस वजह से जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे वो कह रहा है कि एक इकोनॉमिस्ट के ऑब्जेक्शंस जो है मोनोपोली को लेके वो क्या रहते हैं, कि बेसिकली जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो मोनोपोली को क्यों जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, कि क्यों उसको जो है रिजेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आपत्ति क्यों लगाते हैं, आपको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कंज्यूमर्स टू मोनोपोलिस्ट। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही सेलर है लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्या होता है, जो इनकम की ट्रांसफर है कंज्यूमर से मोनोपोलिस्ट के पास चली जाती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है, ये ऑब्जेक्शन जो बिल्कुल वैलिड है। देयर इज अ वेलफेयर लॉस एज रिसोर्सेज टेंड टू बी मिस एलोकेटेड अंडर मोनोपोली। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर एक ही प्रोड्यूसर होगा तो वो अपनी मर्जी से उसको तोड़ मरोड़ करके चीज को यूज करता रहेगा, इससे क्या होगा, हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो खराब होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि वो सोल उसका प्रोड्यूसर है, तो वो अपनी मर्जी से जो है चीजों को यूज करने लग जाता है, इस वजह से जो है रिसोर्सेज जो है उनका लॉस होना बेसिकली शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बोथ ए बी आर इनकरेक्ट, बोथ ए बी आर करेक्ट। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, कि मोनोपोलिस्ट जो है, इकोनॉमिस्ट जो है मोनोपोली को क्यों मना करते हैं, क्योंकि एक तो उससे ट्रांसफर ऑफ इनकम हो जाता है कंज्यूमर से मोनोपोलिस्ट की तरफ, प्लस जो है हमारे रिसोर्सेज का वेलफेयर लॉस भी होता है। तो बोथ ए एंड बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर, आपसे वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है ओवर प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय अ फर्म इज वेरी लार्ज।
कि जो प्राइसिंग के ऊपर जो कंट्रोल है वो फर्म का बहुत ज्यादा है। बहुत सिंपल है, ऑप्शन है आपके पास इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्टली कॉम्पिटिशन, मोनोपोली या इन ए एंड बी। हमें पता है कि परफेक्टली कॉम्पिटिशन के केस में तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, ऐसा सिर्फ मोनोपोली के केस में हो सकता है कि वहां पे जो कंप्लीट कंट्रोल जो है प्राइसिंग के ऊपर वो मोनोपोलिस्ट का रहता है, एकाधिकार का रहता है। इसीलिए जो है इनको प्राइस टेकर भी बोलते हैं, सॉरी प्राइस मेकर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यही प्राइस बनाते हैं, यही प्राइस को जो है अपने आप से कंज्यूम भी कर लेते हैं, क्योंकि यही जो है सोल प्रोड्यूसर्स भी हैं और सोल प्राइस मेकर्स भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, अगर हम बात करें उत्पादन के साधनों की मांग होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, बहुत सिंपल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसकी डिमांड जो है वो किस हिसाब से रहती है, ऑप्शन है आपके पास डिराइव्ड डिमांड, जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड या नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, डिराइव्ड डिमांड। देखिए बहुत सिंपल सी है, अगर मेरे पास लैंड बहुत ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे उसमें कैपिटल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, मुझे उसके लिए लेबर्स भी ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट के अराइज होते ही दूसरी चीजों की जो है जरूरतें जो है उमड़ने लगती है। लाइक एक कोई रिक्वायरमेंट है मेरी, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो है मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये डराइव हो रही है कि एक पॉइंट के अराइज होते ही नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट यूज अपने आप से अराइज होने लग जाता है, ठीक है। तो डिमांड आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड डिमांड। द डिमांड फॉर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, फिजिकल कैपिटल और लैंड इज अ डिराइव्ड डिमांड बिकॉज it arises not from intrinsic utility provided by the factor but because of the value placed on the production it produces by consumers। automatically जो है इनकी requirement जो है बढ़ने लग जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, the producer's demand for a factor of production is governed by the dash of the factors। अगर हम लोग producers के point of view से देखें तो जो डिमांड हो जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वही अगेन फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी जो प्रोड्यूसर्स डिमांड है वो कौन से फैक्टर पे जो है डिपेंड करती है, ऑप्शन है आपके पास प्राइस विल डिक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए जो भी प्रोड्यूसर होगा उसका सोल जो थॉट प्रोसेस होगा वो हमेशा यही होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट लगाए उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा रहे। तो वो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी बात करें तो उसका जो फैक्टर जो उसके डिमांड पे डिपेंड करेगा दैट विल बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि वो एक लेबर लगाए तो उसके पास कितना यूनिट आना चाहिए, अगर वो एक एकड़ जमीन और अपने उसमें अंडर में लगा लेता है तो उसको कितना जो है उससे आउटपुट निकल के आना चाहिए, प्लस वो कैपिटल की भी बात करें तो उसे कितना और पैसा लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि एक्स्ट्रा चीज लगाने से उसे क्या आउटपुट निकल के आता है, ये हमें बताता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो यही जो फैक्टर है वो गवर्न करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखेंगे, dash is the official minimum rate at which the central bank of a country is prepared to rediscount bills held by the commercial banks। वेरी सिंपल, आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो मिनिमम रेट है वो हमें बताता है कि सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स को बिल्स को रीडिस्काउंट करता है। ऑप्शन है आपके पास रेपो रेट, बैंक रेट, प्राइम लेंडिंग रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, बैंक रेट जो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक रेट जो है एक ऑफिशियल मिनिमम रेट होता है एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज प्रिपेयर्ड टू रीडिस्काउंट अप्रूव्ड बिल्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड, अगर आरबीआई को क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो इस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए ऑप्शंस में जो है बात है सीआरआर और बैंक रेट से रिलेटेड। अगर मैं नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी होंगी तो मैं अगर इंक्रीज डिक्रीज ऐसे पढ़ने लग जाऊंगी तो मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देखते ही मुझे पता है कि उन्होंने मुझसे बात की है सीआरआर में और बैंक रेट में, तो मैं सिर्फ इन पे अपना लॉजिक लगाऊंगी कि इस पे क्या इफेक्ट होना चाहिए कि मुझे जो इकोनॉमी में पैसे की क्रेडिट को कंट्रोल करना है, जो मनी सप्लाई चले उसको कंट्रोल करना है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। देखिए सीआरआर वो रेट है जिससे जो कमर्शियल बैंक्स को जो मेंटेन करके रखना पड़ता है, आरबीआई के पास अपना एक थोड़ा बहुत परसेंट जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है पैसा, ठीक है। तो अगर कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट और क्रिएट करेंगे, तो इससे क्या होगा सेंट्रल बैंक को सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको बढ़ाना पड़ जाएगा ताकि कमर्शियल बैंक्स के पास जो है पैसा और ज्यादा जो है ब्लॉक्ड रहे।
बैंक रेट के केस में भी सेम रहेगा कि उनको बैंक रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो है उनके पास क्रेडिट, जो भी उन्होंने लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट उनको ज्यादा पे करना पड़े। जैसे बैंक्स को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ जाएगा, कमर्शियल बैंक्स को जो है ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, उनके पास पैसों की जो है मनी की जो सप्लाई होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो इससे जो है क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा सी वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज सीआरआर एंड इंक्रीज बैंक रेट से आरबीआई जो है क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स इन द कोर्स ऑफ ईयर इज कॉल्ड। ऑप्शंस है सप्लाई ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैंने जो है 100 रुपए सब्जी वाले को दे दिए, 100 रुपए जो है सब्जी वाले ने किसी और को दे दिए, वहां से जो पैसे सर्कुलेट होकर कहीं और चला गया, तो ये जो चेन बन रही है, मेरा पैसा घूमते फिराते कितने कितने हैंड्स में गया है, दैट बिकम्स योर ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी ऑफ मनी। कि एक ही पैसा कहीं कहीं जा जाके कितने हैंड एक साल में कितनी बार सर्कुलेट हो रहा है, दैट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार क्वेश्चन है, पिछले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं ये। व्हाट इज मेंट बाय ऑटार्की इन इंटरनेशनल ट्रेड। ऑटार्की एक टर्म है इंटरनेशनल ट्रेड में, उसका क्या मतलब है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास, मोनोपोली इन इंटरनेशनल ट्रेड, imposition of restriction in international trade, removal of all restrictions from international trade, या the idea of self sufficiency and no international trade by a country। आपको ये बताना है ऑटार्की का इनमें से क्या मतलब होता है। देखिए, अगर ज्यादा टेक्निकल में ना जाके ऑटार्की का आपको वैसे मतलब बताऊं, इसका मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंसी। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो बिलीव करती हैं कि वो खुद से इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि उनको किसी तरीके की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे शायद थोड़े दिन पहले ये वर्ड डिस्कस किया था, क्लोज्ड इकोनॉमी। वो इकोनॉमी जो ना इंपोर्ट करती है ना ही एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि दे थिंक कि दे आर सेल्फ सफिशिएंट, कि उनको इस तरीके की ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं है। तो टार्की इंटरनेशनल ट्रेड में बात करें तो वो हमारा बन जाता है द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड नो इंटरनेशनल ट्रेड बाय अ कंट्री। कंट्री जो है किसी तरीके की कोई भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हो, टार्की जो है मीन्स द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड नो इंटरनेशनल ट्रेड बाय अ कंट्री। तो बेसिकली इसमें बात करें ये क्लोज्ड इकोनॉमीज होती हैं। देखिए, जब आप गूगल करेंगे तो आपके, अगर आप टार्की को गूगल करते हैं तो आपके पास एक ही कंट्री आती है जो बेसिकली टार्की में बिलीव रखती है, दैट इज नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया जो है किसी और कंट्री के साथ डीलिंग नहीं करती है, लेकिन दे आर वेरी रिजिड, उनको लगता है कि दे आर सेल्फ सफिशिएंट। आप अभी भी बेशक उसको गूगल करेंगे तो नॉर्थ कोरिया ही टॉप नेम आता है। ठीक है, ओके। नॉर्मली अ डिमांड कर्व विल हैव द शेप, नॉर्मली अगर बात करें, आमतौर पर बात करें, जो हमारी मांग वक्र होती है उसका शेप कैसा होता है, बहुत सिंपल है, आपको पता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग। वेरी सिंपल, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज। हम लोग हमेशा बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कि हमारी जरूरत, हमारी नीड्स और वांट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड और स्केर्स हैं। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं, तो वही जो है ये जो हम बात करते हैं, टर्म यूज करते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, हमें बताना है कि स्टेटमेंट एक्चुअली किसने कॉइंड अप की थी। क्वेश्चन है, हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and means which have alternative uses। ऑप्शन है आपके पास एल रॉबिन्स, एल्फ्रेड मार्शल, जॉन रॉबिन्सन या पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल रॉबिन्स जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो एल रॉबिन्स ने जो है ये बेसिकली स्टेटमेंट जो है हमें प्रोवाइड कराई है। स्टैटिक क्वेश्चन है, बस नाम आपको याद रखना है। Which of the following is not a feature of isoproduct curve। आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा फीचर है वो आइसोप्रोडक्ट कर्व का नहीं है। ठीक है, आइसोप्रोडक्ट को हम लोग आइसोक्वांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नेम इंटरचेंजेबली आ जाए तो आपको याद रखना है। चलिए, ऑप्शन है, आर डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, शो डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट, इंटरसेक्ट ईच अदर या आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आपको बताना है जो हमारे आइसो प्रोडक्ट कर्व्स होते हैं या इसको आइसो क्वांट्स भी बोलते हैं, इसमें से जो कौन सा वो है उसका फीचर नहीं है। नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो है नहीं करती। आपको फटाफट से मैं यहाँ पे बता देती हूँ। चलिए एक बार फटाफट से प्रॉपर्टीज जो है आप देख लीजिए, आपको इजी रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 की वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब नेगेटिवली स्लोपिंग है, कन्वेक्स रहते हैं ओरिजिन से, ना ही वो टेंजेंट रहेंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। जितना ज्यादा अपर पोर्शन की बात करेंगे उसमें हायर जो है उसके यील्ड की बात होगी, मतलब हायर आउटपुट की बात होगी। ठीक है, ये एक्स या वाई एक्सिस कभी किसी को भी कर्व को टच नहीं करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो भी वो कर्व्स होंगे वो पैरेलल हो, और ये ओवल शेप्ड होती है। इसका मतलब है कि बताती है कि मोस्ट एफिशिएंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे क्या रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये इस तरीके से कन्वेक्स पोजीशन में रहती है, इस तरीके से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से जो है कौन सा जो है हम लोग लेते हैं एज एन अजम्पशन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड नॉट चेंज, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कहते हैं। क्वांटिटी शुड नॉट चेंज, हम लोग ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहते हैं। सप्लाई शुड नॉट चेंज, हम लोग ये भी नहीं कहते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, ये जो है हम लोग एक अजम्पशन लेकर रखते हैं। देखिए प्राइस और क्वांटिटी की तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते, तो लॉ ऑफ डिमांड बनेगा कैसे। सप्लाई का भी इफेक्ट हम लोग ऑफ कोर्स लॉ ऑफ डिमांड पर देखते हैं, लेकिन जो है इनकम को जो है हमेशा कांस्टेंट रखते हैं हम लोग। जो हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स की, तो वो अजम्पशन जो है ली जाती है कि अदर फैक्टर्स जो है उसमें कांस्टेंट रहने में इनकम की जो है कंज्यूमर की इनकम है वो बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद दी, अगर हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें तो किससे रिलेटेड होता है, किससे संबंधित होता है। ऑप्शन है आपके पास, allocation of resources of the economy as between production of different goods and services, determination of price of goods and services, behavior of industrial decision makers, या all of the above। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो है इसमें एलोकेशन की बात बिल्कुल होती है, क्योंकि माइक्रो जो है मतलब छोटे लेवल से ही जो है एलोकेशन की प्रॉपर ध्यान रखी जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, मैंने आपसे शायद बिल्कुल इनिशियल वीडियोस में ये क्वेश्चन पूछा था कि प्राइस थ्योरी जो है हम लोग कौन से इकोनॉमिक्स में कौन से फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। प्राइस थ्योरी भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी जो है बिल्कुल हम लोग बात इसी में ही करते हैं, माइक्रो में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सारे ही जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करते हैं कि सब चीजें जो है छोटे लेवल से स्टार्ट होती है तभी मैक्रो लेवल तक चीजें पहुंचती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जोसेफ शूमपीटर, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर, अगर हम लोग जोसेफ शूमपीटर के अनुसार बात करें, लाभ डैश का इनाम होता है। ऑप्शन है आपके पास, इनोवेशन, अनसर्टेनिटी बियरिंग, रिस्क टेकिंग या मैनेजमेंट। प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है, वो प्रॉफिट जो है इनोवेशन का, कि हम लोग जो है नए नए तरीके से जो है चीजें निकाल के लाए, प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है। इनोवेशन का कुछ नवाचार, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करते रहे तो उससे हमारी प्रॉफिट जनरेशन ज्यादा रहेगी। ये स्टेटमेंट जो है या ये कथन जो है हमें किसने बोला है, जोसेफ शूमपीटर ने। आपसे उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन, ये स्टेटमेंट किसने बताई है, तो आपको इस तरीके से भी चीज को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इफ क्वांटिटी डिमांडेड इज कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस, की मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ये एक दूसरे से बिल्कुल, इसमें कोई भी जो है चेंज नहीं है, अनरिस्पॉन्सिव है, कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, तो हमारी डिमांड किस हिसाब से रहेगी। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर कर दी थी कि अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड का जो है प्राइस के चेंज होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट मीन्स हमारी जो डिमांड है या इलास्टिसिटी है वो कंप्लीटली जो है इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, कि उस पर कोई भी जरा सा भी प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी। ठीक है, अगर हम कहें कि जरा सा फ्लक्चुएशन है, थोड़ा बहुत है, तो इनइलास्टिक रहेगी, लेकिन उसने पूछा है कि बिल्कुल भी जो है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है किससे कंसर्न रहती है। ऑप्शन है आपके पास, साइज ऑफ नेशनल आउटपुट, नेशनल आउटपुट मैक्रो लेवल का कंसर्न है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगेन जो है हमारा मैक्रो लेवल का कंसर्न है। जनरल प्राइस लेवल्स भी जो है इनके अंडर नहीं आता है, इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है जनरल प्राइस लेवल नहीं बनाती है, बिल्कुल इनिशियल जो प्राइस थ्योरी थी वो जरूर बनाती है। बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइसेस, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन दीज फैक्टर्स ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स,
how their choices are coordinated by markets, and how the price and demand are determined in individual markets. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है none of the above will be correct. ठीक है, जनरल प्राइस लेवल वो नहीं बनाते हैं, जनरल तो मैक्रो लेवल की बात हो गई, एक इनिशियल बेसिस पे जो प्राइसिंग होती है वो जरूर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है. ओके, अगर बात करें अदर थिंग्स इक्वल, इफ अ गुड हैज मोर सब्स्टिट्यूट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. अगर हम लोग बात करें कि अदर बाकी चीजें जो हमारे वही बात है इनकम और ये सब पॉइंट्स को हम लोग जो है कांस्टेंट रखें, इक्वल रखें. अगर एक गुड, फॉर एग्जांपल मैं टी की बात कर लेती हूँ, उसके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, लाइक कॉफी हो गए, आइस टी हो गई, ठीक है, लाइक बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो इस केस में जो है इसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है लार्जर रहेगी, कि जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ेगी ऑटोमेटिकली जो है इन चीजों की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है कि जरा सा प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में फर्क आने लग जाना. और सब्स्टिट्यूट के केस में जो है इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे ही एक टी की प्राइस बढ़ेगी ऑटोमेटिकली जो है कॉफी या आइस टी या इस तरीके की चीजों की जो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. तो इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लार्जर रहेगी. ठीक है, ओके. व्हाट इज द शेप ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व? एएफसी की बात करें, आपको बताना है कि इसका शेप जो है वो कैसा होता है. यू शेप, हॉरिजॉन्टल अप टू अ पॉइंट एंड देन राइजिंग, स्लोपिंग डाउन टूवर्ड्स द राइट, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. आपको ये चीज याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एएफसी की जो कर्व की बात करते हैं, इसके नाम की बात करते हैं, इसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. जो है हम इसको स्पेशली नाम देते हैं. वो किस लिए देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना तो ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है, ना ही ये प्रॉपर यू शेप्ड है, ये कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दिस. ठीक है, ना ही प्रॉपर कन्वेक्स होती है, इसीलिए जो है इसका नाम हम लोग देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको चीज याद रखनी है. ओके, अ डिक्रीज इन डिमांड कॉजेज द इक्विलिब्रियम प्राइस टू. अगर हम लोग बात करें कि एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो उसकी प्राइस पर, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? सीधी सी बात है, जब डिमांड ही गिर गई है तो प्राइस को भी फॉल करना पड़ेगा ताकि इसकी डिमांड इवेंचुअली इंक्रीज हो. ठीक है, ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होने लगेगी. तो अगर डिक्रीज हो रहा है डिमांड में तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो भी ऑटोमेटिकली फॉल करने लगेगा. ठीक है, ओके, चलिए. प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल्स बाय 10%. वो कह रहा है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो फॉल हो गई है कितने से? 10% से. ठीक है, डिमांड जो है उसकी राइज हो गई है कितने? 30% से. ठीक है, तो आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी. देखिए, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि क्या चेंज आया है क्वांटिटी में ड्यू टू चेंज इन प्राइस. सिंस ये ऑलरेडी परसेंट में है तो इसका जो आंसर होगा वो परसेंट में नहीं आएगा, ये चीज का ध्यान रखना है. अगर क्वेश्चन में जो है परसेंट में नहीं होता तो हमें एक प्रॉपर इलैबोरेटेड फॉर्मूला लगाना पड़ता है. सिंस यहाँ पे एक इजी फॉर्म पूछा गया है, परसेंटेज में ही बात की गई है, तो आंसर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ऑप्शन नंबर सी 3 होगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन. आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखनी है, विच इज रिलेटेड टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसा होना चाहिए उसी हिसाब से कोई चीज होना. व्हाट ऑट टू बी, लाइक जैसी चीज होनी चाहिए. लाइक इन्फ्लेशन जो है 10% बढ़ गई है तो एक इकोनॉमिस्ट का थॉट प्रोसेस विल बी लाइक, आइडियोलॉजी उसकी ये रहेगी कि वो 10% ही बढ़नी चाहिए थी. ठीक है, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो जैसा होना चाहिए वैसा ही इफेक्ट हो रहा है, वो कौन से ऑप्शन में आपको बेस्ट सूट कर रहा है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन कैपेसिटी, विलिंगनेस टू वर्क, इक्विटी ऑफ टैक्स, या नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी इक्विटी ऑफ टैक्स. क्या कर की समता जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है. हमें पता है कि देखिए जैसे टैक्स आपका स्लैब जो है वो बढ़ती है, इनकम स्लैब बढ़ती है, आप किसी और टैक्स स्लैब में जो है शिफ्ट हो जाते हो. तो ये क्या है? इक्विटी ऑफ टैक्स है. ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है क्योंकि वो ये कहता है कि इसी हिसाब से जो है काम चलना चाहिए था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे. इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लो इट शोज दैट कमोडिटी इज. वो आपसे कह रहा है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बहुत लो है, इट शोज दैट द कमोडिटी इज अ नेसेसिटी, अ लग्जरी, हैज लिटिल इंपॉर्टेंस इन टोटल बजट, या ए एंड सी अबव.
देखिए सीधी सी बात है, इलास्टिसिटी का लो होने का मतलब है कि प्राइस का कोई भी जो इफेक्ट है वो डिमांड पर नहीं पड़ेगा। तो आइदर वो हमारी नेसेसिटी होगी या जो है हमारी टोटल बजट को उसको कुछ खास हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है कि प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है, इट्स ओके, हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलास्टिसिटी उन्हीं प्रोडक्ट्स की कम होगी जो या तो हमारी नेसेसिटी होगी या हमारे टोटल बजट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी अबव। चलिए, एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज कॉज्ड बाय, अगर हम लोग बात करें कि किसी कमोडिटी की जो है सप्लाई बढ़ गई है, सप्लाई जो है किसी कमोडिटी की बढ़ गई है, तो वो किस वजह से हो सकती है? ऑप्शन है आपके पास, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, fall in the price of other goods commodities, fall in the price of factors of production, या all of the above। वेरी सिंपल चीज, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई तभी बढ़ेगी अगर इंप्रूवमेंट होगी टेक्नोलॉजी में, ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अदर कमोडिटीज की प्राइस फॉल हो गई है तो भी हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस में फॉल हो गया, अगेन हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, When price is below equilibrium level, there will be, अगर हम लोग बात करें जब कीमत संतुलन स्तर से कम होती है, तब उस सिचुएशन में क्या होता है? सरप्लस कमोडिटी इन द मार्केट, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट या डिमांड कर्व विल शिफ्ट। आपको बताना है कि अगर जो हमारी प्राइस जो है इक्विलिब्रियम लेवल से, अगर ये इक्विलिब्रियम लेवल है, प्राइस अगर उससे कम जा रहा है तो ये हमें क्या बताएगा? उससे प्राइस कम होने का वजह से जो हमारी क्या रीजन होगा उसका? बेसिकली कि कमोडिटी की शॉर्टेज है मार्केट में। ठीक है, जब प्राइस जो है नीचे चला जाएगा, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। इतनी चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखेंगे, द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एक्सेप्ट। शिफ्ट का मतलब देख लीजिए, यहाँ पे ये होता है, ये अगर मेरी पहली डिमांड कर्व थी, शिफ्ट का मतलब है यहाँ जाना या इधर की तरफ जाना। ठीक है, बेसिकली डिमांड कर्व का पूरा शिफ्ट हो जाना। ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन इनमें से कौन से रीजंस होंगे, ठीक है, उसका शिफ्ट इन डिमांड का रीजन होगा एक्सेप्ट, मतलब हमें बताना है जो इसका रीजन नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस, चेंज इन फैशन या चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। जब हमारी डिमांड कर्व पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है, उसका मतलब है कि हमारी प्राइस में कभी भी कोई फर्क नहीं होता है। देखिए, शिफ्ट का मतलब है प्राइस लेवल जो है, हमारी प्राइस कर्व वही सेम रहती है, लेकिन आपकी डिमांड कर्व ही शिफ्ट करती रहती है। तो ये है प्राइस कांस्टेंट रहती है, लेकिन किसी और फैक्टर्स की वजह से, जो हमारा इनकम हो सकता है, फैशन हो सकता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, इसकी वजह से जो है हमारा इफेक्ट जो है आने लग जाता है। तो हमारा चेंज इन प्राइस जो है वो शिफ्ट इन डिमांड का रीजन नहीं होता है। ठीक है, ओके। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, अभी हमने बात की थी सप्लाई फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू डिजायर फॉर द कमोडिटी, नीड फॉर द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, या क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे एक कमोडिटी की या एक प्रोडक्ट की जब क्वांटिटी की डिमांड की जाए एक पर्टिकुलर प्राइस पे, वो होती है हमारी डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी क्या हमें बताता है? इट टेल्स कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड की गई है, दैट बिकम्स योर डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, ओके। व्हाट डज प्राइस फ्लोरिंग मीन? आपको बताना है कि प्राइस फ्लोरिंग का क्या मतलब होता है। इट मीन्स शॉर्टेज, सरप्लसेस, इक्विलिब्रियम या नन ऑफ द अबव। प्राइस फ्लोरिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। चलिए, इसका जो मतलब होता है कि इकोनॉमी में क्या है, प्राइस फ्लोरिंग का मतलब है कि इट मीन सरप्लस है। सरप्लस इसके केस में हम लोग प्राइस फ्लोरिंग का ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ओके इससे बता देती हूँ आपको। देखिए, ये है हमारा सरप्लस, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इसका मतलब हमारे पास सरप्लस है। इस सिचुएशन में जो है हमारा प्राइस फ्लोर जो रखा जाता है, ठीक है, प्राइस फ्लोर जो है रखा जाता है, वो सिचुएशन जहां पर जो है प्राइस जो चार्ज किया जाता है या तो वो ज्यादा होगा या वो लेस होगा देन द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, दैट बिकम्स योर प्राइस सप्लाई, आपका बन जाता है प्राइस फ्लोर बन जाता है। चलिए,
द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल सोसाइटीज, अगर हम लोग सारे समाज की बात करें, जो प्रमुख आर्थिक समस्या है उसका सामना क्यों करना पड़ता है, ये क्या उसका मेन रीजन है? ऑप्शन है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पावर्टी या स्कैसिटी। हम सबको पता है जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हमारी नीड्स, हमारे डिमांड्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो उसके रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड है, वो स्केर्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सोसाइटी फेस करती है उसका मेन रीजन ये है कि चीजें जो है स्कैसिटी में है। ठीक है, उसमें स्केर्स है हमारे पास, बेसिकली हमारी डिमांड जो है वो ज्यादा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट जो उसको चीज फुलफिल कर सकती है वो चीजें हमारे पास कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कैपिटलिज्म रेफर्स टू, पूंजीवादी का अर्थ क्या है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूज ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स या प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम्स एंड कार्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल एंड गुड्स, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये चीज, हमने पहले डिस्कस कर रखी है। ओके, द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ, देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्योर मार्केट है, तो ऑटोमेटिकली प्योर का मतलब है एक शुद्ध बाजारवादी। वहां पे हम लोग किसकी डिस्कशन करेंगे? कंज्यूमर्स, कंपनीज, वर्कर्स या गवर्नमेंट की। तो जो एक प्योर मार्केट कंपनी इकोनॉमी होती है वहां पे जो है किसके डिजायर की, इच्छाएं की पूर्ति की जाती है, वहां पे जो कंज्यूमर्स हैं वो किंग होते हैं, वो जैसा चाह रहे होते हैं, उनकी जो भी डिमांड होती है उसको फुलफिल किया जाता है। प्योर मार्केट इकोनॉमी में हम लोग कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके डिजायर को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द assumptions ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से आ गया होगा अब तक, ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास फ्यू बायर्स एंड फ्यू सेलर्स, बिल्कुल भी नहीं। मेनी बायर्स एंड फ्यू सेलर्स, ऑल सेलर्स एंड बायर्स आर ऑनेस्ट, कोई लॉजिक नहीं है इसका। तो इसका करेक्ट है मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स। हमें पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स, देयर आर नंबर ऑफ बायर्स एंड दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिवली रिलेटेड इन केस ऑफ, ठीक है, प्राइस और डिमांड जो है दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड। वो किसके केस में है कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, ये होता है पॉजिटिव का मतलब कि एक चीज के इंक्रीज होने पे दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव इफेक्ट है। वो किसके केस में? बहुत सिंपल चीज है, ऑप्शन है नॉर्मल गुड्स, कंफर्ट्स, गिफन गुड्स या लग्जरी। तो ये जो केस होता है वो तभी होता है या तो हमारे पास हो गिफन गुड्स या हम लोग इनको इंफीरियर गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, गिफन एंड इंफीरियर गुड्स के केस में हमारी प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक अजम्पशन रहती है कि जो गिफन एंड इंफीरियर गुड्स होते हैं इनकी प्राइसेस बढ़ती तब है जब ये थोड़े से बेटर क्वालिटी के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इस केस में इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है गिफन गुड्स के केस में। ठीक है, चलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज दैट ऑफ, हमें बताना है कि भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है वो कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास टेक्सटाइल्स, जूट, ज्वेलरी या हैंडलूम। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है वो है हमारी हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हमारे पास। ठीक है, ओके, अगेन एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इंडियाज ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इज, अगर हम लोग भारत में बात करें सबसे पुरानी आयरन एंड स्टील प्लांट जो है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास टिस्को एट जमशेदपुर, टिस्को एट बुनपुर, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट या रौरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर हम सबको पता है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारी टाटा स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर वाली जो है हमारी सबसे ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट जो है हमारी इंडिया की है। ठीक है, सिंपल है, एक बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, विच इंडस्ट्री इन इंडिया वाज वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ पार्टीशन। ठीक है, विभाजन या पार्टीशन की वजह से इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है हमारी इंडिया की सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी या बहुत ज्यादा उन पे इफेक्ट पड़ा था। ऑप्शन है आपके पास पेपर एंड आयरन, जूट एंड कॉटन, कॉटन एंड शुगर या इंजीनियरिंग एंड सीमेंट। हम सबको पता है जो उस टाइम पे इफेक्ट सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हुई थी दैट वाज जूट एंड कॉटन, सबसे बैडली अफेक्टेड थी एक इंडस्ट्री आफ्टर बिकॉज ऑफ पार्टीशन। ठीक है, चलिए अगेन एक स्टैटिक क्वेश्चन है, हम लोग जब भी इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात जरूर करते हैं, हमें बताना है कि इन दोनों का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है, ये बेसिकली ये इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे सिचुएटेड है हमें ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास जिनेवा एंड मॉन्ट्रियल, जिनेवा एंड वियना,
न्यूयॉर्क एंड जिनेवा या बोथ वॉशिंगटन डीसी? बहुत सिंपल है इसका आंसर, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ वॉशिंगटन एंड डीसी में जो है वॉशिंगटन डीसी में जो है सिचुएटेड है, दे आर बोथ आर लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट कॉज्ड बाय, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, यहाँ पे नॉट लिखा है कि एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी जो है इस रीजन से नहीं है, इज नॉट कॉज्ड बाय, ऑप्शन है आपके पास, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लेस एरिया अंडर कल्टीवेशन या पुअर फाइनेंस फैसिलिटीज। देखिए इसकी वजह से तो लो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली रहेगी कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स ही नहीं है। ठीक है, सब डिविजन करने से बहुत छोटा छोटा पार्ट आने लग जाता है सबके हिस्से में, इस वजह से प्रोडक्टिविटी पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाती है। पुअर फाइनेंस फैसिलिटी तो डेफिनेटली जो है लो प्रोडक्टिविटी रहेगी क्योंकि हमारे पास फाइनेंस फैसिलिटी ही नहीं है। लेकिन अगर एरिया जो है कल्टीवेशन के अंदर कम है, डजंट मीन की प्रोडक्टिविटी कम होगी। वहां पे अगर हमारे पास एरिया कम है लेकिन वहां पे हमारे पास इनपुट्स बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास फाइनेंस फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ये एक फैक्टर नहीं होता है या इसका वजह से जो है लो प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, चलिए जीडीआर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमने कल ही जो है बहुत अच्छे से मैंने आपको एडीआर, जीडीआर, एसडीआर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको बताना है जीडीआर का क्या मतलब है। ग्रॉस डोमेस्टिक रेशियो, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डेवलपमेंट रेंज या जियोग्राफिकली डेवलप्ड रीजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। जहां पे हमने बात की थी कि अगर मुझे शेयर्स यहाँ बैठ के खरीदने हैं इंडिया में, इंटरनेशनल शेयर्स खरीदने हैं मुझे, तो मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं खरीद सकती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यूएस कंपनीज के शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे जो है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे कोई नॉन यूएस कंपनी के शेयर्स चाहिए हैं तो फॉर दैट मुझे जीडीआर में जो है अप्लाई करना पड़ेगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु इज रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म? इनमें से किसको हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक मानते हैं? ऑप्शन है आपके पास, रूसो, कार्ल मार्क्स, एंजल्स या लेनिन। उसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को हम लोग फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म मानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं डाली। पहली बात स्टैटिक क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आप गूगल करेंगे कार्ल मार्क्स के ऊपर एक पूरा का पूरा जो है एक आर्टिकल लिखा हुआ है, हेडिंग है कार्ल मार्क्स फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। तो आपको एक बार वो उसको जरूर पढ़ना है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है वो। ठीक है, बेसिकली इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। एक बार वो उसको जरूर गूगल करना आप, कार्ल मार्क्स फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, एक बहुत बढ़िया आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है, वो जरूर चेक करना है आपको। चलिए, वर्ल्ड बैंक इज अ बॉडी, अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें तो इसमें से वो कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट उनको फिट करता है? ऑफ नॉन ऑफिशियल जेनरस इंडिविजुअल्स, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल्स वर्ल्ड वाइड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, बिल्कुल भी नहीं। ऑफ मेजर बैंक्स ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, दैट गिव्स एड टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो वर्ल्ड बैंक का जो बेसिक काम है वो ये है कि जो जितनी डेवलपिंग कंट्रीज, स्मॉल कंट्रीज होती हैं, उनको जो है ये एड प्रोवाइड करते हैं। इनको एक बेसिक नेसेसिटीज की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड है टू प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग, एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशंस टू एड देयर इकोनॉमिक एडवांसमेंट। ठीक है, तो इनका बेसिक काम क्या है कि वो प्रोवाइड करते हैं किसी तरीके की फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एडवाइस देना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज ग्रीन गोल्ड? हरा सोना क्या है? ऑप्शन है आपके पास, बैम्बू, कॉफी, गोल्ड या राइस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, बैम्बू को हम लोग ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे जो एक चीज आपको और बता दूं मैं कि कभी कभी बैम्बू की, अगर बैम्बू ऑप्शन में है तो करेक्ट विल बी बैम्बू ओनली। हो सकता है कि आपको यहाँ पे टी भी ऑप्शन में दिया गया हो। कभी कभी जो है गूगल पे आप सर्च करेंगे तो टी भी वहां पे कभी कभी मेंशन कर देते हैं। टी एज ग्रीन गोल्ड नहीं होती है, उसको इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि वो पब्लिसिटी का एक ब्रांडिंग जो टेक्निक होती है वो वहां पे वो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसे ऑप्शन आए और व्हाट इज ग्रीन गोल्ड पूछा जाए तो उसका करेक्ट आंसर बैम्बू ही आपको मार्क करना है। ठीक है, चलिए विद दिस हमारे जो है आज के 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर जैसा कि मैं हर रोज बोलती हूँ आपको घर पे रहना है, बिल्कुल सेफ रहना है और अच्छे से जो है पढ़ना है। कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।